हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जिसकी वजह से अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, और यही रीज़न है कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है और मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है रिस्पॉन्सिबल किसी चीज़ को अपने पास होल्ड करने के लिए। लेकिन इसके टर्म में भी हम समझेंगे क्या क्या एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एक छोटा सा तरीका बताएंगे, अपने तरीके से बताएंगे आखिर इसके वेलोसिटी का कैसे आसानी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, और बताएंगे कि आखिरकार इसका क्या एक्सप्रेशन क्या है। पहले सबसे पहले समझो कि इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है। देखो, इसकी स्पेलिंग में ही सब कुछ लिख छुपा रखा है। देखो, इसके वेलोसिटी मतलब होता है, इसकेप मतलब होता है किसी चीज़ का छूट के भाग जाना। जैसे क्रिमिनल स्केप हो गया हाथ से, मतलब कोई चीज़ स्केप मतलब छूट जाना, उसे कहते हैं। और वेलोसिटी मतलब भाई वेलोसिटी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। escape velocity is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upward in order that it may just escape the gravitational field of the earth। मतलब escape velocity वो वेलोसिटी है, वो मिनिमम वेलोसिटी है अगर इस स्पीड से किसी चीज़ को फेंका जाए अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है, तो वो बॉडी कभी भी नीचे लौट के नहीं आएगी। समझे कि नहीं? समझते हैं इसको। इस तरीके समझते हैं, जैसे मान लो तुम ऊपर बॉल फेंकते हो, कुछ देर बाद ही लौट आती है। मतलब तुम फेंकते हो कुछ ना कुछ स्पीड से, तुमने फेंका लौट आई, तुमने और ज़ोर से फेंका फिर भी लौट आई। मतलब तुम में इतनी ताकत आ जाए कि तुम बॉल फेंको और ये इतनी वेलोसिटी से फेंको कि लौट के ही ना आए, मतलब स्पेस में ही चली जाए। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, मतलब ये इतना समझ लो कि अर्थ पे दोबारा नहीं आनी चाहिए, इतनी वेलोसिटी से तुम फेंको कि दोबारा नहीं आए। इसी वेलोसिटी कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आखिरकार मैंने इसको कैसे समझा था अपने तरीके से। इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा ये है कि इसी की वजह से ही जो किसी प्लेनेट पे किसी जगह एटमॉस्फेयर है और मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं, अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है, वो मैं बताऊंगा कि जो अभी तुम समझोगे गैस के पार्टिकल्स के मोशन उसमें बताएंगे। आखिरी में हम सबको बताएंगे कि मून पे कितनी होती है, मरकरी पे कितनी, अर्थ पे कितनी, जुपिटर पे कितनी, सन की कितनी है। और तुम भी इजीली आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो देखो, जैसे मान लो भी अर्थ है, क्या है? अर्थ है। ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ है तो अर्थ का सेंटर है। अर्थ का और रेडियस होता है आर। आर रेडियस है। हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं, कोई समस्या नहीं। देखो, मान लो वही एक कोई पी पॉइंट है, क्यू है, ये इन्फिनिटी है। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हम ले रहे हैं ए है, हमने इसको ऐसे जोड़ लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है x, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ले जाना चाहते तो इतना dx है। और dx को मूव कराने के लिए तुम्हें सिंपल सा क्या चाहिए पड़ेगा, dw तुम्हारा वर्क होगा। देखो बहुत सही समझो है। अगर हम पूछते हैं कि यहाँ जो पार्टिकल्स है m, इसका मास m है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा, तुम कहोगे F इक्वल टू G m एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से सेंटर से लेते हो इस पोजीशन तक की, तो एक्स स्क्वायर। हम कहें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना है, तुम कहोगे तुमने कितना डिस्टेंस मूव किया, dx। कितना फोर्स था, F, उसकी वजह से छोटा सा वर्क होगा। हमने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुमने कर लो, तुमने एक्सप्रेशन लिखा F की वैल्यू Gm एक्स स्क्वायर और dx। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस है। अब मेन है ऐसा है कि तुम्हें यहाँ से फेंकना है। कैसा फेंकना है, इतनी दूर इन्फिनिटी फेंकना है कि ऑब्जेक्ट कभी लौट के नहीं आए। मतलब तुम कैसा फेंक रहे हो, dw को इंटीग्रेट करो Gm dx एक्स स्क्वायर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आर से लेके इन्फिनिटी तक पहुंचाने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब कितना वो वर्क किया जाएगा। तो आर से लेके इन्फिनिटी तक कन्फर्म। तुमने कहा अच्छी बात है।
जो जी कांस्टेंट हो उसे निकाल लेते बाहर, आर इन्फिनिटी से 1/x² dx। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, करोगे तो ये डब्लू हो जाएगा GMM -1/∞ प्लस 1/r कन्फर्म। तो हो जाएगा GMM/r। इसका कहने का मतलब है तुम अगर इस बॉटम से लेके तुम्हें इन्फिनिटी तक अगर पहुंचाना है तो तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा। फिर कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को इतना वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट में? ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में। इतनी चीज़ समझ में आ गया कि नहीं? देखो, अगर मान लो तुमने बॉल फेंकी है, बॉल फेंकी है तो ये बॉल ऊपर तभी तक तो देखो ये बॉल तभी तक तो ऊपर जाएगी जब तक इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अगर ये बॉल मान लो ये पत्थर तुम्हारा कोई वर्क कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर तुम मोशन में क्या देना चाहोगे? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। और वो किसके बराबर हो जानी चाहिए? इतने वर्क के द्वारा। तो हमने कहा ये वर्क कितना है? GMM/r। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ये जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो मिनिमम वेलोसिटी, इसी का नाम है एस्केप वेलोसिटी। मतलब कम से इतनी वेलोसिटी से फेंको कि ऑब्जेक्ट चला वापस, मतलब कभी लौट के ना, m से m कैंसिल आउट। तो BE² = GMM/r इंटू 2। अंडर रूट खोलोगे BE = √2 GMM/r। ये रहा एस्केप वेलोसिटी का क्या? सिंपल सा एक फार्मूला। क्या है? सिंपल सा फार्मूला है। अब अपन लोग इसके टर्म में तो जानते नहीं हैं, वैसे ये भी सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन जनरली कोई भी चीज़ जानते तो किसके फॉर्म में जानते? जी के फॉर्म में। जी के फॉर्म में, तो जी के फॉर्म में लिखना आसान होता है। तो तुम जानते हो जी का फॉर्मूला क्या? G = GM/r²। तो यहाँ तुम्हें कैसे न कैसे ये वाला फॉर्मूला लाना है। तो क्या करोगे? 2GM और r, ऊपर नीचे r से कर दोगे मल्टीप्लाई, 2GM/r²। इतना टर्म क्या बन गया है? इतना टर्म बन गया है g। कन्फर्म। तो BE = क्या हो गया है? √2GR। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है? कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो तुम्हें कोई भी समस्या नहीं है। आखिरकार इतने देखो, ये भी सही है और ये भी सही है। जो भी तुम यूज़ करना चाहते हो तुम उस वाले को यूज़ कर सकते हो। अगर यही फार्मूला तुम किसके इसमें लिखना चाहते हो टर्म में, डेंसिटी के में, डेंसिटी ऑफ अर्थ या डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, जिसके फॉर्म में तुम लिखना चाहते हो, तो देखो ये क्या होता है? इक्वल टू, देखो सुनो, जैसे मान लो डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो m = वॉल्यूम 4/3 πr³ और रो, जहाँ m है वहाँ लिख दो। तो BE = 2G/r 4/3 πr³ और रो डेंसिटी। यहाँ कटा है, ये 2 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आया है? 8/3 G πr² रो। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे लिख लो, 8/3 π G/r²। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या?
मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। चाहे इसको यूज़ करो, चाहे इसको यूज़ करो, चाहे इसको यूज़ करो। इसका जो बोलते हैं, इसे पता क्या बोलते हैं इसका, देखो बेसिकली जो प्लैनेट होते हैं इसी के फॉर्म में होते हैं, स्फीयर के फॉर्म में ही। इसको जो बोलते हैं उसे बोलते हैं मीन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, मतलब जो भी चीज़ स्फीयर के फॉर्म में, क्योंकि हमने स्फीयर का यहाँ जनरल सा लगाया है। देखो तुमने एक चीज़ सब में कॉमन देखी कि नहीं, कि किसी भी चीज़ में उस पार्टिकल्स का मास नहीं आ रहा है। जिस पार्टिकल्स को हम लोग फेंक रहे हैं वहाँ किसी का ही मास नहीं आ रहा। उस पार्टिकल से तो किसी भी एक्सप्रेशन में मास आ रहा है, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या है, इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड। यहाँ स्टार बना के रख लो, जिस बॉडी को फेंक रहे हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करती इसके वेलोसिटी। तो कई बार बच्चे सोच लेते हैं अगर कोई भारी पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, आसान पत्थर फेंकेंगे क्या होगा। देखो ये इसके वेलोसिटी पता है, तो बी की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। देखो ये जो इसके वेलोसिटी है ना, वो इतनी मतलब अर्थ सरफेस से फेंकनी है तुम्हें। कहाँ से फेंकनी है, अर्थ सरफेस से। मतलब इतनी वेलोसिटी से तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट फेंकोगे ना तो वो बॉडी कभी भी लौट के नहीं आएगी। इतनी मिनिमम, अगर इससे ज़्यादा फेंको तो आएगा ही नहीं, इतने से भी फेंकोगे तब भी नहीं आएगा। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि बॉडी कभी लौट के ना आए तो कम से कम तुम्हें इतनी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट फेंकना चाहिए, तो कभी नहीं आएगी। स्टार बना के लिख लो क्या, इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड। समझ रहा है कि नहीं। डालते हैं अर्थ की इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। देखो फॉर अर्थ, बाकी के लिए तुम खुद निकालते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तो अर्थ में जी की वैल्यू हम लेते हैं 9.8। देखो एक बात है, जो हमने वी ई की वैल्यू ली है √2GR। देखो इसमें एक बात तुम्हें याद रखना है तब के लिए जब हमने एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दिया है। अगर एयर रेजिस्टेंस को हमें कंसीडर करके चलेंगे तो थोड़ी सी इसके वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और कुछ नहीं। आर की जो वैल्यू होती है वो होती 6.4 × 10⁶ मीटर। तो बी इसके वेलोसिटी क्या होगी, √2G 9.8 R 6.4 × 10⁶, 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका अगर और मतलब समझें कि अगर जो तुम ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो, जो भी पत्थर मान लो फेंक रहे हो, वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो करता है 1.2 किलोमीटर। समझे कि नहीं। या फिर इसी को लिखेंगे 1120 मीटर। 1 सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस कवर करता हो, तुम वर्टिकल अपोजिट फेंक रहे हो तो ऑब्जेक्ट कभी भी लौट के नहीं आएगा। देखो एक तो हमने बता दिया कि डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है। क्या करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहेगा, तुम कोई प्रोजेक्शन से यहाँ से फेंक रहे हो अर्थ से, फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दूसरा एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट लिखो। क्या कह रहा है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। मतलब जिस भी
तुम जिस प्लेनेट से तुम अगर बॉडी फेंक रहे हो, मतलब सन से फेंक रहे हो, अर्थ से फेंक रहे हो, जुपिटर से फेंक रहे हो, मून से फेंक रहे हो, उन सब पे प्लेनेट में, मून में कन्फ्यूज ना हो ना। देखो बेसिकली हर जिसके पास मास है उसके पास इसकी वेलोसिटी याद रखना, बस याद रखो जिसके पास मास है उसके पास स्पेस इसके वेलोसिटी भी होगी कि उसकी कौन सी होगी। जैसे मान लो ये बॉडी है, इसकी भी इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। आखिरकार इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ तक इन्फ्लुएंस करेगा। देखो मून जो होता है उसकी स्केप वेलोसिटी होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। जो मरकरी होती है उसकी होती है 4.28 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ की तो मैंने बताई दी है। जुपिटर की होती है 60 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखना बेटा, गधों वाला दिमाग ना लगाना कि किलोमीटर पर आवर में लिख दो। कोई अरे सर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम गाड़ी चलाते ही हैं। बेटा सेकंड में है, होश उड़ जाएंगे पता करने में कि कितनी है। तो अब देखो मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो, स्टार, इसको जरूर स्टार बना के लिखो, इंटरेस्टिंग इसलिए है, इसलिए इसको स्टार बना लो। कि आखिरकार किस मास, मतलब किसके पास एटमॉस्फेयर होगा और किसके पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वो लिख लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अ प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर इफ़ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मतलब जो पार्टिकल्स हैं, इट्स एटमॉस्फेयर पार्टिकल एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल्स इज लेस देन द एस्केप वेलोसिटी फॉर द गिवन प्लैनेट। देखो कि एटमॉस्फेयर कब होगा। एटमॉस्फेयर तो जानते हो कि ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स, उनकी परत। देखो एक सिंपल सी अर्थ होती है, इनके चारों तरफ पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन गैस मैस है कि नहीं। देखो ये पता, ये जो पार्टिकल्स हैं इसके पास पता क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसके पास, अगर इमेजिन करो कि इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम से गायब हो जाएगा तो सारे पार्टिकल्स एकदम से गायब हो जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि इनके पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी से फुर होके निकल लेंगे। क्या होंगे? फुर होके निकल लेंगे। तो इतना याद रखना कि आखिरकार क्या क्या रिस्पॉन्सिबल। देखो एटमॉस्फेयर कब होगा, जब BRMS किसकी, मॉलिक्यूल्स की, कम हो किससे, इसके वेलोसिटी से, तब एटमॉस्फेयर होगा। और नो एटमॉस्फेयर कब होगा, जब BRMS की वैल्यू किससे ज़्यादा है, BE से, या फिर इसके इक्वल भी हो जाए। देखो इसका मतलब ऐसा है, मान लो प्लेनेट है, इसकी हमने कहा इसकी वेलोसिटी है कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ मान लो ऑक्सीजन जो कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो वेलोसिटी है वो मान के चलते हैं 11 मीटर पर सेकंड। तो बताओ कि यहाँ का मॉलिक्यूल फुर होगा, इसके क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाएगा, इसके इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंस से बाहर आएगा, सारे पार्ट अगर मान लो अगर बाहर हुए तो एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में सेट हो रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है। अगर मान लो यही जो अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। जब नहीं निकल पाएंगे तो एटमॉस्फेयर बना रहेगा। अर्थ के यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनकी स्केप वेलोसिटी किससे ज़्यादा नहीं है, सॉरी, जो मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होती तो अपने यहाँ भी कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। तो हो गई क्लियर। इसलिए जो मून है ना, उस पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि मून की स्केप वेलोसिटी है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। और इससे ज़्यादा होती है किसकी वेलोसिटी, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन गैस में से ऑक्सीजन ये सब पार्टिकल्स हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स, इनकी वेलोसिटी इससे तो ज़्यादा ही होती है, तो यहाँ नहीं पाए जाते। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। चलो एक सिंपल सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, NCERT का है। अच्छा लगा तो मैंने सोचा इन्वॉल्व करें, ताकि थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। कई जगह कराते रहते हैं कि ये जो प्लेनेट है इसका मास है इतना है, इसका रेडियस इतना है, उसकी स्केप वेलोसिटी से निकालो, वो मुझे इतना मज़ा नहीं आया।
तो मैंने सोचा चलो हट के क्वेश्चन कर दें, तब जाते ज़्यादा मज़ा आएगा। क्वेश्चन रीड कर लो, वीडियो पॉज करके रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख भी लो। इसमें कहा गया कि कोई दो स्फीयर है, मान लो एक प्लैनेट है दूसरा प्लैनेट, दोनों की रेडियस की लेंथ सेम है। जैसे मान लो इसकी लेंथ है 10 किलोमीटर और इसकी मान लो 10 किलोमीटर ही लेंथ है। मतलब एक नंबर मान रहे हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा फील होने लगे, और कुछ नहीं है। और क्या मानते हैं कि इसका मास m है, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस भी r है। इसका मास m मतलब हमने मान लिया है 500 kg, और इसका मास जो है इस वाले के 4 गुना ज़्यादा है। तो 4 × 500 कितना हो जाएगा, 2000 kg। इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक कितनी दूरी है, 6r। तो अगर हम पूछें कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक r, यहाँ से लेके यहाँ तक r, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6r, तो इतनी क्यों हुई, इतनी हुई है 4r। कन्फर्म। अब उन्होंने कहा है कि कहाँ से फेंकना है, उन्होंने फेंका 2 यूनिफॉर्म स्फीयर द और एन ऑपरेटिंग एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल v ऑफ द मास सो दैट इट रीचेज द सरफेस ऑफ द सेकंड स्फीयर। उन्होंने कहा कि यहाँ से ऐसा पार्टिकल्स, यहाँ से ऐसा फेंको, कैसा फेंको, यहाँ से ऐसा फेंको कि इसके सरफेस पे आ जाए। क्या हो जाए, इसके सरफेस पे आ जाए। उतनी मिनिमम स्पीड या मिनिमम वेलोसिटी से है कितने से फेंकना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे समझो, जैसे मान लो तुम कहाँ हो, एक ऐसे पर्वत है, ऐसा है। मान लो ए रहा तुम्हारा घर, ए रहा तुम्हारे दोस्त का घर, यहाँ है तुम, यहाँ है मजनू, यहाँ है लैला। तो मेन है कि आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है। तो मेन तुम्हारा यही रहेगा कि आखिरकार यहाँ तक पहुँच जाए, फिर तो यहाँ से ऐसे फिसल के पहुँच जाएंगे। ऐसा ही है कि आखिरकार उस पॉइंट तक पहुँच जाओ कि जहाँ तक इसका 0 हो जाए और इसका इफ़ेक्ट चालू हो जाए। मतलब इस पॉइंट पे जो एक पॉइंट मान लो जनरल पॉइंट एन पॉइंट मान लिया है, निकालेंगे कितना होगा, उस पे इसका मतलब इसका इन्फ्लुएंस 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ तुम्हें कोई भी फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ एफ नेट की एफ की वैल्यू 0 होगी। यहाँ इसका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा ना इसका इन्फ्लुएंस रहेगा। लेकिन जैसे तुम यहाँ आओगे, अगर मान लो पार्टिकल्स यहाँ आ गया जस्ट, तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर पार्टिकल्स यहाँ रह गया तो दोबारा लौट के यहाँ आ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे एक मिनिमम पॉइंट, एक वो फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ पे दोनों का इन्फ्लुएंस 0 रहेगा। मतलब उस पॉइंट तक हमें पहुँचाना है। मतलब तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है, बाकी तो फिसल के यहाँ से पहुँच जाओगे। ये वो एन पॉइंट यही रहा। तो चलो स्टार्ट हो। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है, r, और वहाँ से तुम अपने आप ही निकाल लोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है, 6r - r। देखो Gm अपॉन r², इसकी वजह से यहाँ फोर्स इतना होगा और इसकी वजह से इतना होगा, और दोनों का इफेक्ट हमें इसका 4m हो जाएगा। 4m अपॉन 6r - r का होल स्क्वायर। तुम चीज़ देखोगे कि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा बस। तो 1/r² = 4 6r - r का होल स्क्वायर। दोनों तुम क्या करोगे, अंडर रूट सॉल्व करोगे तो तुम क्या होगे, 1/r = 2 6r - r, 6r - r = 2r। इसको तुम यहाँ लाओगे तो 6r = 3r, r की वैल्यू 2r। उन्होंने कहा है कि अगर मतलब यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2r,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है r। तो कन्फर्म मतलब यहाँ तक अगर पहुँचा दोगे तो पार्टिकल्स इसके बाद तो अपने आप पहुँच जाएगा। यहाँ तक हमने पहुँचा दिया है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि उस पॉइंट तक हम क्यों पहुँचा रहे हैं जहाँ दोनों का फोर्स 0 हो रहा है। इसे हम बोलते हैं, तुम न्यूट्रल पॉइंट ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? न्यूट्रल पॉइंट बोल सकते हो। इस न्यूट्रल पॉइंट पे ना इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, ना इसकी वजह से कोई इन्फ्लुएंस है, ना इसकी इन्फ्लुएंस है, दोनों के इन्फ्लुएंस कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे। इसके अगर यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो पॉज करके रिवर्स करके देख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके आगे हम एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। अब देखो समझते हैं, देखो यहाँ समझो। अब ये जो पार्टिकल्स यहाँ हैं, इसके पास टोटल एनर्जी कितनी कितनी है। देखो पहली बात, इसके पास टोटल एनर्जी जो है इनिशियली है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। दूसरी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू लेफ्ट हैंड साइड स्फीयर। लेफ्ट हैंड साइड स्फीयर मतलब इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू राइट हैंड साइड स्फीयर, मतलब इसकी वजह से। काइनेटिक एनर्जी तो आखिरकार उसके पास वेलोसिटी है तो 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू लेफ्ट हैंड साइड स्फीयर क्या होती है? मान लो कोई स्फीयर होता है, इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है r पे, तो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है -gmm/r। तो -gmm/r। और फिर राइट हैंड साइड की वजह से भी यही होगी। जैसे मान लो ये स्फीयर है, इसकी रेडियस 4r है, ये कोई पार्टिकल्स है जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6r है। हम पूछेंगे इसके पास यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तुम कहोगे यहाँ r ही था 4m/6r। 6r होगा, नहीं 5r होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 6 था, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 5r हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो ये हो जाएगा 4gmm/5r। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड के इस सरफेस पे होगा यहाँ, तो इसके पास इतनी एनर्जी होगी। जब यही ऑब्जेक्ट, ये मास जो मान लो हम बॉल फेंक रहे हैं, वो यहाँ आ जाएगी, तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखो जब यहाँ आएगा तो इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी क्या? 0। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी है कि यहाँ तक फेंकना यहाँ तक पहुँचा दो, वेलोसिटी हो जाएगी 0। मतलब यहाँ एनर्जी क्या रहेगी, किसकी वजह से रहेगी? तुम जानोगे एट न्यूट्रल पॉइंट एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू लेफ्ट हैंड साइड स्फीयर तो हो गई gmm। आखिरकार कितनी दूरी है? यहाँ से लेके आ गया है 2r माइनस gmm, यहाँ 4 हो जाएगा। कितनी दूरी पे है? 4r पे। ये रहा, ये पहली रही, ये दूसरी रही। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। सरफेस पे और न्यूट्रल पॉइंट पे, सरफेस पे 1/2 mv² माइनस gmm/r माइनस gm, यहाँ 4m कर लेना, -4m/5r इक्वल टू माइनस gmm/2r माइनस 4gmm अपॉन कितना हो जाएगा? 4r था, हाँ 4r। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हें ईजिली इसका b² इक्वल टू तुम्हें देखने को मिलेगा 2gm/r 4/5 माइनस 1/2 3/5 gm/r b²। तो
तो v की वेलोसिटी क्या हो गई है इतनी 3gm/5r। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि उस मास को जिसको हम फेंक रहे हैं, जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचा दो। उस न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पे जिसके बाद वो अपने आप बड़े मतलब 4m के पास चला जाएगा। किसकी वजह से? देखो इसका m मास है, इसका है 4m, मतलब इस पॉइंट पर अगर तुम पहुंच गया ना तो फिर ये अपने आप यहाँ तक पहुंच जाएगा ड्यू टू इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, मतलब इसकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से यहाँ पहुंच जाएगा। अगर यहाँ गया तो इस तरफ चला जाएगा, अगर यहाँ रह गया तो इस तरफ चला जाएगा। बस इस पॉइंट पे पहुंचा दो, मान के चलते कि यहाँ के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि ऑब्जेक्ट यहीं जाएगा। समझे कि नहीं? बस तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि क्या मेन रीज़न मेन क्या है। हाँ, और दूसरा क्या था, हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया है। हमने सबसे पहले देखा कि इस जो सरफेस पे यहाँ से हम फेंक रहे हैं, हम इसके पास कितनी एनर्जी है, मतलब आखिरकार बेसिकली जानना कि इसके पास कितनी एनर्जी है। यहाँ जब ये पहुँच जाएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी, तो उसी का हेल्प करके हमने उसका पूरा लगाया और सॉल्व कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। एक जो मेन इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी को, वो इम्पोर्टेंट बस इतना सा है कि जैसे मान लो कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर कोई पार्टिकल्स भेजा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से मतलब वर्क किया जा रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई अगर चीज़ जा रही है, वर्क किया जा रहा है। और वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। अगर तुम फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करते हो, क्या करते हो, अगर फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करते हो तो तुम्हें कहीं से एनर्जी देनी पड़ती है। तो मतलब तुम एनर्जी दोगे, तो वो एनर्जी तुम कौन से फॉर्म में दे रहे हो? वो दे रहे हो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। बस इतना सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ इतनी काइनेटिक एनर्जी दो ताकि यहाँ तक पहुँच जाए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। एक दो बार देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था, इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए मैंने यहाँ सोचा कि करा दूँ। तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा है। अगर हेल्प करना चाहते मेरी तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।